जय हिंद। आज के वीडियो में आप सभी से डिस्कशन करने वाला हूं ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक फेरल का नियम तथा विभिन्न वायुदाब पेटियों के बारे में। पृथ्वी पर कुल कितनी वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं, फेरल का नियम क्या कहता है, वायु की दिशा पूरी पृथ्वी पे अगर देखा जाए तो वह किस तरीके से होता है, ये सारा कुछ आज के वीडियो में आप सभी से मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं आप उनको देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन आप सभी को जरूर दिखे होंगे और आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आप सभी को दिख जाएंगे। तो आइए दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि यह फेरल का नियम, कॉरियोलिस बल क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, यह इक्वेटर पे शून्य क्यों होता है, ध्रुवों की तरफ जाने पर यह क्यों इंक्रीज हो जाता है। ये सारी चर्चा आज के वीडियो में आप सभी से मैं करने वाला हूँ। साथ ही साथ आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि यह वीडियो जैसे ही एंड हो जाएगा, जैसे ही हम लोग इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, उसके बाद हम आपको यहां से पूछे गए हाईटेक क्वेश्चंस को दिखाएंगे कि किस तरीके से उन सारे क्वेश्चन को करने में हम लोग जो है समर्थ हैं। तो आइए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फेरल का नियम तथा वायुदाब पेटियों को समझने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, नहीं तो आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाओगे। ठीक है, क्या क्या समझना है, हम लोगों को यह समझना है कि यह पृथ्वी का घूर्णन अक्ष क्या होता है। ठीक है, अर्थ का ये रोटेशनल एक्सिस क्या होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो इसलिए हमने सोचा कि जीरो से स्टार्ट करते हैं जिससे सभी लोगों को चीजें समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। ठीक है, और क्या समझने वाले हैं, यह रोटेशन और रिवोल्यूशन क्या होता है, अर्थात घूर्णन और परिक्रमण क्या होता है, सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन में किस तरीके से वह कर्क रेखा पर जो है चमकता है, मकर रेखा पे चमकता है। तो कुछ लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, तो इसके बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूँ। साथ ही साथ हम लोग पवन को समझेंगे कि यह पवन क्या है, प्रमुख जो जोन है, उष्णकटिबंधीय जोन, शीतोष्ण जोन, शीत जोन, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। और हाई प्रेशर लो प्रेशर किस तरीके से पृथ्वी पर एक वायु का गमन या फिर वायु की गति को क्रिएट करता है, इसके बारे में हम लोग पहले समझेंगे, फिर हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे, तभी चीजें हमें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाली है। आप लोग हमारे साथ एक रफ नोट्स बनाते रहना, ये मैं वादा करता हूं कि आज के बाद आपको इस टॉपिक से किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली। तो आइए सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष क्या है। देखिए, पृथ्वी, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है और इसी पे हम लोग रहते हैं, जिसपे हम लोग रहते हैं उसी के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहां से एक ऐसे करके एक्सिस है पृथ्वी का, पृथ्वी इसी एक्सिस के थ्रू क्या करती है, इस तरीके से अपनी अक्ष पे इस तरीके से ऐसे ऐसे घूमती है, ऐसे करके। समझ गए, मतलब अगर मेरे पास एक बॉल है और मैं इस बॉल पे क्या करूं, तिर्यक ऐसे करके एक डंडा उसमें से डाल दूं और इस डंडे के एक्सिस ऐसे करके अगर मैं घुमाऊं उसको, अर्थ को, ठीक है, तो इस वाले डंडे को क्या कहेंगे हम, इसका घूर्णन अक्ष कहेंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यह इसका घूर्णन अक्ष हो जाएगा, घूर्णन अक्ष हो जाएगा। और घूर्णन अक्ष के थ्रू पृथ्वी का घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। अब एक क्वेश्चन आपसे तो यही पूछ लेगा कि बताइए पृथ्वी के घूर्णन से क्या होता है, तो बताना दिन और रात होता है, दिन और रात। क्लियर हो गया इतनी बात। अच्छा, अब आप ये सोच रहे हो कि सर एक बात बताइए, पृथ्वी जब अपने इस घूर्णन अक्ष है इसका, तो अगर सर हम एक ऐसे ऊपर से नीचे इस तरीके से एक ऐसे एक्सिस अगर बनाए, तो इसका मतलब ये कुछ झुकी हुई है। हाँ बिल्कुल झुकी है। तो कितना झुकी है आप इसे नोट कर लीजिए, पूछ लेता है। तो ये होता है 23 and 1/2, 23 and 1/2 डिग्री ये जो है झुकी हुई है। क्लियर हो गया इतनी बात, ठीक है, इतनी बात बोलो क्लियर हो गया क्या नहीं, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हैं। अच्छा, तो हम लोगों को ये एक्सिस समझ में आ गया। अब घूर्णन क्या होता है, तो घूर्णन समझ में आ गया। परिक्रमण समझ लो, परिक्रमण क्या होता है, आप लोगों ने सोलर सिस्टम के बारे में, सौरमंडल के बारे में पढ़ा होगा। सौरमंडल में आपको बताया जाता है कि सूर्य है और उससे अगर आगे की तरफ आप बढ़ते हुए जाओगे तो कुल 8 ग्रह आप सभी को बताए जाते हैं। उन्हीं ग्रहों में एक पृथ्वी भी है जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सर यहाँ पे सन है, सूर्य है और यहाँ पे कुछ ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी क्या करती है, इस सन के चारों तरफ इस तरीके से ऐसे चक्कर काटती है, ऐसे करके। यहां से देखो इस तरीके से ऐसे करके जाएगी ऐसे, ठीक है। तो
इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं परिक्रमण, या फिर हम लोग इसे रिवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, रोटेशन इसे कहते हैं, रिवोल्यूशन इसे कहते हैं। रिवोल्यूशन से क्या होता है, जब सन से अर्थ दूरी पे रहेगा तो इसका मतलब प्रकाश यहाँ पे कम पड़ेगा तो विंटर, बगल में आ जाएगा प्रकाश ज्यादा पड़ने लगेगा। ठीक है, प्रकाश ज्यादा पड़ने लगेगा तो क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा, गर्मी लग रही है तो समर हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी। तो ऋतुओं में परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन किस तरीके से हो रहा है, एक तरीके से आप बता सकते हो कि सर परिक्रमण के कारण हो रहा है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। आप इसे जो है स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, समय समय पे लेते रहो, और नहीं तो हमारे साथ एक रफ नोट्स भी आप लोग भी क्रिएट करते रहो। ठीक है, चलो आ जाओ। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये कोरियोलिस बल क्या होता है। ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, आप इसे अच्छी तरीके से समझना। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक हमारे पूरे आज के वीडियो से लिंक करता है, और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये है, इसे हम जो है एकदम 3 स्टार की रेटिंग देते हैं। ठीक, चलो आ जाओ। कोरियोलिस बल, हेडिंग डालो भैया, कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल को इंट्रोड्यूस करने वाले या फिर देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, जी कोरियोलिस। जी कोरियोलिस ने क्या किया, इसको इंट्रोड्यूस किया, अर्थात बताया इस बल के बारे में। इसी के नाम पे कोरियोलिस बल पड़ गया। कब बताया था, आप लोग नहीं याद करना, कभी नहीं पूछेगा। 1835 में। यह एक फ्रांस का गणितज्ञ व्यक्ति था, फ्रांस का एक गणितज्ञ व्यक्ति था, जिसने क्या किया, इस कोरियोलिस बल के बारे में बताया। अब आता है कि सर क्या बताया, कोरियोलिस बल के बारे में क्या बोला। इसने कहा कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक बल जो है पृथ्वी पर लगता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी पर एक बल लगता है। कैसा बल, देखो जरा ध्यान से, ये पृथ्वी है, और इस तरीके से एक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड कर दे, उसे इक्वेटर, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। इसने कहा कि आपका फ्रेंड, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और एक व्यक्ति यहाँ पे है विषुवत रेखा के पास। अब ये कह रहा है कि भाई बॉल हमारे पास फेंको, और यहां से जब ये बॉल को फेंकता है तो बॉल सीधा ना जा करके थोड़ा सा राइट साइड में टिल्ट हो जाता है, घूम जाता है। बात समझ रहे हो। तो यही वो बल जो इस बॉल को क्या किया, यहां ना ले जा करके यहां पे खींच के ला दिया, इसी को कहते हैं कोरियोलिस बल। समझ में आ गया, फिर से समझ लो, एक बार अच्छी तरीके से समझ लो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैं कह रहा हूं, मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि पृथ्वी पर आप यहां से जैसे बॉल को थ्रो कर रहे हो अपने फ्रेंड के पास, तो ये बॉल आपके फ्रेंड के पास ना जाकर के थोड़ा सा क्या हुआ, राइट साइड में टिल्ट हो गया, घूम गया। बात समझ में आ गई, राइट साइड में घूम गया। तो घूमा होगा तो बिना बल के थोड़ी घूमेगा। कोई चीज, जैसे मैं क्या कर रहा हूं, इस मार्कर को आपके पास फेंक रहा हूं, तो अगर इधर से बहुत तेजी से हवा मार दे या फिर कोई एक ऐसा फोर्स इसके ऊपर लग जाए, तो ये मार्कर आपके पास जाएगा, नहीं जाएगा, भाग जाएगा, इधर इधर भाग जाएगा, कहीं वहां जाके मार्कर गिर जाएगा। इस तरीके से आप समझो। तो वो फोर्स, वो बल जो इस मार्कर को आपके पास ना ले जा करके थोड़ा सा उधर ले जा करके गिरा दिया, उसी बल को हम कहते हैं कोरियोलिस बल। तो एक बार क्वेश्चन पूछा कि बताइए कोरियोलिस बल क्यों या फिर कैसे जो है उत्पन्न होता है, तो आप बताना पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पहली बात तो समझ लो, यहां से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अगली बात समझो। अगली बात ये है कि एक बार क्वेश्चन पूछा कि बताइए कोरियोलिस बल से क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो इसमें एक प्रभाव आप लोग ये नोट कर लीजिएगा कि पृथ्वी का ये तो एक एक्सिस हो गया, तो ऊपर वाला एक रीजन होता है, इसे कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर। इसे उत्तरी गोलार्ध, इसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो दोनों में चक्रवात आता है। तो चक्रवात का मतलब क्या होता है, चक्करदार हवाएं, चक्कर काटती हुई, गोल गोल चक्कर काटती हुई हवाएं। तो गोल गोल चक्कर काट रही हवाएं, तो उनका एक दिशा होगा, या तो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं आप। ठीक है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इसमें बताया गया कि कोरियोलिस बल के कारण यहां पर आने वाला जो चक्रवात है, यहां पर जो आने वाला चक्रवात है, इसकी जो दिशा होती है वह घड़ी की सुइयों के अनुदिश हो जाता है।
घड़ी ऐसे टिक 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 करके घूमती है, ऐसे करके मतलब क्लॉकवाइज, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज है। और यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात आता है वह घड़ी की सुइयों की दिशा में होता है। ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, यहाँ पे ए लिख दे रहा हूँ, ये क्लॉकवाइज होता है। मतलब चक्रवात में जो हवाएं होती हैं उस पे ये प्रभाव डालता है। इतनी बात क्लियर हो गई, ये टॉपिक नोट कर लो। अच्छा, एक पॉइंट आपको और नोट करना है कि सर चक्रवात वाली बात आपकी समझ में आ गई। एक बात आपको ये नोट करना है दोस्त कि इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर पे कोरियोलिस बल जो है वो शून्य होता है। कोरियोलिस बल शून्य होता है। अब बात है कि सर यह कोरियोलिस बल यहाँ शून्य क्यों होता है, इसे समझाना अभी मैं आपको समझाने वाला हूं। और ध्रुवों की तरफ क्या होता है, इसे नोट कर लो, ध्रुवों की तरफ मैक्सिमम होता है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि सर ऊपर से नीचे जाने पर कोरियोलिस बल बढ़ता है। अब बात है कि कोरियोलिस बल यहाँ शून्य क्यों होता है और यह ध्रुवों की तरफ जाने पर क्यों बढ़ जाता है, इसे समझा दो आप। चलो इसे आपको मैं समझा देता हूँ, इसे नोट कर लिए हो, ठीक है। चलो यहाँ समझा दे रहा हूँ। देखो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, आप ये समझो कि पृथ्वी इस तरीके से अपनी एक्सिस पे क्या करती है, जैसे यहाँ पे पृथ्वी और ये इसका मैंने एक्सिस बना दिया, तो पृथ्वी ऐसे करके अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, ऐसे ऐसे करके घूम रही है। तो जिस तरीके से जिस स्पीड से यह अपने इक्वेटर पे घूम रही है उस स्पीड से यह ध्रुवों की तरफ नहीं घूम रही है। आपको सर क्या समझा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। इक्वेटर की तरफ तेज घूम रही है और ध्रुवों की तरफ कम घूम रही है, इसका मतलब नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल समझो। आप लोग बड़े वाले सर्कस पे बैठे हो कि नहीं बैठे हो तो कम से कम देखा तो होगा, ठीक है। आपने ये देखा है कि वहां पे इसका इस तरीके से एक रॉड होती है, यहाँ पे इस बीच वाले बिंदु पे यहाँ, और यहाँ से इस तरीके से एक रॉड का कनेक्शन होगा। यहाँ हमारा झोला लगा होता है जिसमें हम लोग प्यारे प्यारे बच्चे सब लोग बैठे रहते हैं, और ये ऐसे करके क्या होता है, ऐसे मूवमेंट करता है। इसका मतलब है कि सर ये ऐसे करके चक्कर काटेगा, ठीक है। अच्छा, अगर इसी तरीके से एक झूला मैं इस सेंटर वाला, ये इक्वेटर वाला पॉइंट है, इसे अर्थ से कनेक्ट करते रहिएगा, ठीक है। अगर मैं इसे यहां पे कर दूं और इसको एक चक्कर में कटवा करके क्या करूं, दोनों का डिस्टेंस निकालूं, कि कितना कितना इसने क्या क्या डिस्टेंस को कवर किया, तो ये भी एक चक्कर काटेगा, तो ये इतना चक्कर काटेगा। मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सरकमफेरेंस से हम उसके डिस्टेंस निकाल लेते हैं, कितना उसने डिस्टेंस कवर किया। तो आप मुझे एक बात बताओ, एक चक्कर काटने पे सेम स्पीड से जा रहा है, जितना ये डिस्टेंस कवर करेगा उतना ये डिस्टेंस कवर करेगा नहीं, ये तो कम डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसका मतलब क्या है सर, यहाँ धीमे धीमे घूम रहा है, यहाँ तेज से घूम रहा है। इस बात को ध्यान से समझो। देखो ये जो हमारी अर्थ है, ये जो अर्थ है, जितनी स्पीड से इस इक्वेटर पे घूमती है उतनी स्पीड से यहाँ नहीं घूमती। यही बात मैं आपको यहाँ एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूँ। जिस स्पीड से यहां से घूमेगी उतना स्पीड से ध्रुवों की तरफ ये नहीं घूमती। तो इसका मतलब ये है कि यह इक्वेटर पे ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी जबकि ध्रुवों की तरफ यह कम डिस्टेंस कवर करेगी। इस एग्जांपल से भी आपको समझ में आ गया। इसका मतलब कि सर स्पीड में कुछ अंतर है, ध्रुवों की तरफ जाने पर स्पीड कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है, पृथ्वी धीरे धीरे घूम रही है। इसी स्पीड के कारण ध्रुवों की तरफ कोरियोलिस बल ज्यादा हो जाता है जबकि इक्वेटर पर कोरियोलिस बल शून्य होता है। बात क्लियर हो गई, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसे फटाफट नोट कर लो। तो यहाँ पर इक्वेटर पे क्या होता है, कोरियोलिस बल शून्य होता है, जबकि ध्रुवों की तरफ कोरियोलिस बल क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ज्यादा होता है। क्लियर हो गया, ठीक। कोरियोलिस बल क्या होता है, ये विक्षेपण, एक तरीके से जो यहाँ बॉल फेंकने इधर भाग गया तो एक बल के कारण गया, उस बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हो गया, आइए अब नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, अगला है सूर्य का उत्तरायण तथा दक्षिणायन होना। आप लोगों ने सुना होगा कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे सीधा सीधा चमकता है और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा सीधा चमकता है। इसका मतलब समझो, ये रही अपनी पृथ्वी
और इस वाली लाइन को जो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करता है इसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं या फिर विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये 0 डिग्री पे होता है, 0 डिग्री पे। इसके ऊपर आप जाओगे तो 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर इस वाली लाइन को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री साउथ वाली लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं मकर रेखा, मकर रेखा कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अच्छा, इतनी बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि कर्क रेखा पर सूर्य क्या करता है, सूर्य की ऐसे करके लाइट जो है वो डायरेक्ट इस वाले रीजन पर 21 जून को पड़ती है, 21 जून। और 22 दिसंबर को क्या होता है, 22 दिसंबर को मकर रेखा के ऊपर पड़ता है। अब डायरेक्ट लाइट सर पड़ना मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, समझो। देखो, जैसे ये अपनी पृथ्वी हो गई, यहाँ पर सन हो गया, ये सन हो गया, ये इसका विषुवत रेखा हो गया, ये इसका विषुवत रेखा हो गया। तो लाइट यहां से ऐसे करके जब डायरेक्ट इसके ऊपर पड़ेगी, ऐसे करके डायरेक्ट पड़ रही है, ये बात तो समझ में आती है कि सर यहाँ चमक रहा है। लेकिन आप ये कह रहे हो कि यही सेम बिल्कुल तिरछा भी नहीं हो रहा है, एक बार कर्क रेखा पे भी, एक बार मकर रेखा पे भी चमकता है। ये बात हमें समझनी है। देखो, ये एक्चुअली कैसे होता है, इस बात को समझ लो। सन तो अपनी जगह स्थिर रहेगा और ये प्रकाश को क्या करता है, इमिट करता रहता है। अब अर्थ अपने अपने अलग अलग पोजीशन को लाती है, जिससे एक बार जो है इसकी लाइट पूरी तरीके से कर्क रेखा पर और एक बार मकर रेखा पे पड़ता है। तो इसका मतलब आप ये समझो कि इस तरीके से इसका एक एक्सिस होता है, समझ गए, ऐसे करके एक्सिस होगा। और जब इस तरीके से एक्सिस होगा तो आप मुझे बताओ, यहां पे जरा ध्यान से समझो, जब इस तरीके से एक्सिस होगा तो देखो ये होगा, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा कि इस तरीके से यह इसका विषुवत रेखा हो जाएगी, यह मकर रेखा हो जाएगी, ये कर्क रेखा हो जाएगी, ऐसे करके होगा। क्यों ऐसे होगा ना भाई, एक्सिस के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इक्वेटर और कर्क रेखा मकर रेखा को दिखा दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, जब इस पोजीशन में अर्थ रहती है तो सन का लाइट डायरेक्ट जो है मकर रेखा के ऊपर इस तरीके से पड़ता है, समझ पा रहे हो नहीं, इस पोजीशन में जब रहेगा। तो ये वाली घटना जानते हो कब होता है, ये 22 दिसंबर को होता है। तो यहाँ पे सन है तो इसे हम लोग कहते हैं सन अभी दक्षिणायन हो, पूरी तरीके से दक्षिण में। अब धीरे धीरे ये उत्तरायण मतलब ऊपर की तरफ जाना उत्तरायण, नीचे तक की तरफ आना दक्षिणायन होता है। अब सर ये कर्क रेखा भी फिर कब चमकेगा, अब जब अर्थ यहाँ पे जाएगी इस तरीके से तो ये इसका एक्सिस होगा, बात समझ लो। और यहाँ कर्क रेखा, ये कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा और ये मकर रेखा होगी। तो अब सन की लाइट जो है इस वाले रीजन पे डायरेक्ट कर्क रेखा वाले रीजन पड़ जाएगी। मतलब अर्थ की अलग अलग जो ये पोजीशंस है ना, इस पोजीशन के कारण ही सन की लाइट एक बार नीचे दक्षिण की तरफ आती है और एक बार लाइट ऊपर की तरफ कर्क रेखा पे जाती है। इसका मतलब हमें सर समझ में आ गया है कि सन की लाइट यहां से लगाकर इस वाले रीजन तक अप एंड डाउन इस तरीके से मूवमेंट करती है। एक समय आएगा कि पूरी तरीके से कर्क रेखा पे पड़ेगी, कर्क रेखा से फिर धीरे 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 नीचे आएगी मकर रेखा, फिर मकर रेखा से कर्क रेखा, कर्क रेखा से मकर रेखा, इस तरीके से ये जाता रहता है। इसका मतलब यह है कि सन की लाइट हमारी अर्थ की अलग अलग पोजीशन पे, अलग अलग पोजीशन परिक्रमण के कारण जो है क्या हो रहा है, परिक्रमण और घूर्णन दोनों को मैं इन्वॉल्व कर सकता हूँ। उसी के कारण जो है यह दक्षिणायन और उत्तरायण अर्थात 21 जून और 22 दिसंबर की घटना हो रही है। कर्क रेखा और मकर रेखा पे डायरेक्ट लाइट पड़ रही है। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब अगला कॉन्सेप्ट है कि ये पवन क्या होता है और प्रमुख जोन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो पवन का मतलब जरा ये समझो, वायु का, जैसे देखिए पृथ्वी पर क्या होता है, सबसे पहले आप हाई प्रेशर और लो प्रेशर समझ लो। हाई प्रेशर और लो प्रेशर का मतलब क्या होता है, सन की लाइट जहां डायरेक्ट पड़ती है, चाहे वो स्थल हो चाहे वो जल हो, तो उसे गर्मा देगा, तो गर्मा देगा तो वायु भी गर्म हो जाएगा। और गर्म चीज क्या होती है, ऊपर की तरफ भागती है। गर्म चीज क्या होती है, ऊपर की तरफ भागती है। तो इसका मतलब है कि वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा।
जहां बहुत गर्म आ जाएगा वहां लो प्रेशर हो जाएगा। बात समझ गए? जहां गर्म आएगा वहां लो प्रेशर। अब लो प्रेशर जहां बनता है तो उसे हाई प्रेशर भरने के लिए आता है। बात समझो, जैसे देखो ये पृथ्वी है, अब यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे सन की लाइट पड़ रही है, ऐसे सन की लाइट पड़ रही है, तो ये वाला रीजन गर्मा जाएगा, तो गर्माएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा? लो प्रेशर। लेकिन ऊपर क्या है? हाई प्रेशर। ऊपर क्या है? हाई प्रेशर। तो इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं इसे भरने के लिए, फुलफिल करने के लिए, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आती है। ठीक है, तो ये वायु जो यहाँ पे आ रहा है, ये जो वायु यहाँ पे आ रहा है, वायु का जो ये गति हो रहा है, वायु का जो ये मोशन हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? तो इसी को हम पवन कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? इसी को हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। हाई प्रेशर लो प्रेशर का मतलब जहां पे सन की लाइट, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, जहां सन की लाइट पड़ेगी, चाहे स्थल हो चाहे पानी हो, दोनों ही रीजन पे क्या होगा? वहां लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और हाई प्रेशर उसे भरने के लिए आएगा। अभी भी अगर कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो एक कॉन्सेप्ट समझ लो छोटा सा। जैसे ये एक डिब्बा है और यहाँ एक इधर दूसरा डिब्बा ले लिया, ठीक? इसमें क्या है? इतना पानी है, और इसमें क्या किया? इतना पानी है। तो जिसमें ज्यादा पानी है तो क्या होगा? ये हाई प्रेशर, और जिसमें कम पानी है तो उधर क्या होगा? लो प्रेशर। समझ गए? अगर मैं दोनों को एक डंडी से कनेक्ट कर दूं और दोनों का टोटी खोल दिया, अब इधर वाला पानी इसमें जाएगा कि वाला पानी इसमें जाएगा, तो आपको सर हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगा। कब तक जाएगा? कब तक जाएगा? आपको सर जब तक ये एक दूसरे को मेंटेन ना कर ले। जैसे ही एक दूसरे को मेंटेन करेगा, प्रेशर बैलेंस होगा, बंद हो गया। बात को समझो, इसका मतलब ये है कि लो प्रेशर हाई प्रेशर की तरफ नहीं जाता, हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ जाता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ जाता है। इस बात को भी आपको अच्छी तरीके से समझना है, तभी जाकर के हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए ये बात भी समझ में आ गई है, ठीक? अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट हमारा बचा क्या है? ये प्रमुख जोन क्या है? प्रमुख जोन में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि प्रमुख जोन क्या होता है। देखो, जोन की बात करें तो कुल पृथ्वी में तापमान के अकॉर्डिंग अलग अलग ताप का रेंज है पृथ्वी पर, इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया? इसे कुल 3 जोन में बांट दिया गया है। तो एक जोन तो देखो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन, बात समझ गए? देखो ये वाला रीजन, अब ये वाला रीजन मतलब किस में आता है? 23.5 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में आता है, ठीक? तो इस वाले रीजन को हम लोग कहते क्या है? इसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय जोन, ठीक? उष्ण कटिबंधीय जोन। उसके बाद क्या होता है कि 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, अब ये क्या है? तो ये हमारा साउथ, ऊपर हमारा क्या होता है? नॉर्थ, नीचे साउथ हो जाता है। एक जोन देखो ये वाला आ गया, ये वाला जोन, ठीक? इसे हम लोग कहते हैं शीतोष्ण जोन, शीतोष्ण जोन, ठीक? उसी तरीके से ऊपर भी हमारा 66.5 डिग्री पे होगा, ऊपर भी हमारा 66.5 डिग्री नॉर्थ पे होगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसको भी हम लोग शीतोष्ण जोन कहते हैं, इसे भी हम लोग शीतोष्ण जोन कहते हैं। सर अभी भी एक जोन बचा हुआ है 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक, ये वाला जोन, ये वाला, ठीक है? इस वाले जोन की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर ये वाला जो जोन आप देख रहे हो, इसे हम कहते हैं शीत जोन, शीत जोन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? शीत जोन, फ्रिजिड जोन कहते हैं इसे। अच्छा, ये वाला टेम्परेट जोन हो गया आपका, ये टेम्परेट जोन हो गया, ये टोराइड जोन है, ये टोराइड जोन है, टेम्परेट जोन है, और ये फ्रिजिड जोन है। इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा, तो ये जो शीत जोन होता है वो कहां से कहां तक होता है? 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक। जोन भी क्लियर हो गया। कुल पृथ्वी पर कितना जोन, तापमान के अकॉर्डिंग पृथ्वी पर कुल कितना जोन होता है? तो 3 जोन होता है। पहला क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय जोन, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच में होता है। तापमान खूब बढ़िया तरीके से होता है, क्योंकि सन की लाइट ऊपर से नीचे जाती रहती है, तो तापमान खूब बढ़िया से रहता है। तो यहाँ पेड़ पौधे खूब दुनिया भर के रहते हैं, ज्यादातर पॉपुलेशन भी इसी में बिलोंग करती है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर्स जो हैं, जो पेड़ पौधे जो हैं, वो इसी वाले रीजन में आपको ज्यादा दिखेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें फोटोसिंथेसिस करना है, सन की लाइट प्रॉपर तरीके से कहां मिलेगी? इसी वाले रीजन में। इसलिए ज्यादातर पॉपुलेशन और पेड़ पौधे जीव जंतु सब आपको इसी वाले रीजन में ज्यादातर मिल जाएंगे। अच्छा, उसके ऊपर कौन सा जोन होता है? तो वो शीतोष्ण जोन होता है, ठीक है? ठंडी लगेगी लेकिन उतना ज्यादा नहीं लगेगी जितना इस वाले रीजन में लगेगी। बात समझ गए? ठीक है, तो इस वाले रीजन को हम क्या कहते हैं? शीत जोन कहते हैं, इसे शीतोष्ण और इसे उष्ण कटिबंधीय जोन कहते हैं। आप इसे एक बार अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अच्छा,
एक बात और यहीं पे आप समझ लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन बहका देता है तो आप नहीं समझ पाओगे, समझ लो। देखो जैसे आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का हो गया इक्वेटर, ठीक है। आप मुझे बताओ, यहां पर एक मैं ऐसे मार्क कर दे रहा हूं, ठीक है, जिसका अक्षांशीय विस्तार मैं लिख दे रहा हूं 30 से 60 है। तो बताइए ये नॉर्थ से नॉर्थ है कि साउथ से साउथ है, क्या है बताओ, कि ईस्ट से वेस्ट है, क्या है इसका विस्तार, अक्षांशीय विस्तार मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो आप ये कहना कि सर 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ है, 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ है, क्यों? क्योंकि देखो ये पूरी तरीके से किधर है, नदर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी, ये उत्तरी गोलार्ध में। यहां पे कुछ रहेगा तो इसका क्या होगा, साउथ से साउथ विस्तार हो जाएगा। और अगर कोई ऐसे करके बना हुआ है तो हम इसका नॉर्थ से साउथ बोलेंगे। इस बात को ध्यान से समझ लो। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का विस्तार क्या है, तो भारत कहाँ है, भारत तो पूरी तरीके से नदर्न हेमिस्फीयर में है, और नदर्न हेमिस्फीयर में है तो भारत का विस्तार क्या होगा, तो भारत का विस्तार क्या होगा, तो आप बोलना नॉर्थ से नॉर्थ, आपको यही पढ़ाया जाता है ना, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, इक्वेटर वाले रीजन से तो हम लोग ऊपर है ना, तो किस में है, नदर्न हेमिस्फीयर में। इस बात को समझते रहो, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है, अभी आप लोगों को जब क्वेश्चन कराएंगे ना तो आपको दिखाएंगे, ठीक है। चलो, तो अब हम लोगों को एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। हम लोग जो है घूर्णन अक्ष के बारे में, घूर्णन परिक्रमण के बारे में, उत्तरायण और दक्षिणायन के बारे में, पवन के बारे में, प्रमुख जोन के बारे में, लो प्रेशर हाई प्रेशर के बारे में, ये सारा टर्मिनोलॉजी अच्छी तरीके से हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और उस टॉपिक को समझते हैं कि यह फेरल का नियम क्या है। चलिए, फेरल का नियम, फेरल का नियम क्या बताया, फेरल का नियम, फेरल का नियम कहता है कि ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी में इस वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और इस वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। फेरल ने कहा कि उत्तरी गोलार्ध में इक्वेटर की तरफ से जाने वाली हवाएं, इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ जाने वाली हवाएं सीधा ना जाकर अपने राइट दिशा में घूम जाएंगी। बात समझ रहे हो कि नहीं, मतलब उत्तरी गोलार्ध में बहने वाली हवाएं, पवनें अपनी मार्ग में ना जाकर अपने सीधा रास्ता ना पकड़ के थोड़ा सा घूम जाएगी। इसका मतलब कि अगर मैं यहां से किसी चीज को थ्रो करता हूं तो वो सीधा ना जाकर के किधर घूम जाएगा, अपने राइट साइड घूम जाएगा। अब देखो ऐसे करके मैं सर खड़ा हूं यहाँ पे, तो मेरा राइट साइड ही होगा, तो राइट साइड घूम गया। अब अगर आप सोचो तो आपको मुंह इधर कर लेना है, इस साइड में, दक्षिणी गोलार्ध की तरफ, तो अगर हवा ऐसे जा रही है तो किधर घूमेगी, अब ऐसे कर लोगे, ये देखो, ये बात समझो, ऐसे करके मैं खड़ा हूं तो इधर क्या बोला, उसने बोला कि दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपने दाईं तरफ घूम जाती हैं। ये तो दाया सॉरी दाया तो इसमें घूमा था, इसमें क्या होता है, इसमें आपके लेफ्ट साइड में घूम जाता है, मतलब इस साइड में घूम जाएगा। तो हमारा लेफ्ट वाला रीजन किधर, इधर, ये देखो इधर, तो ये हवा जो है किधर घूम जाएगी, ऐसे करके यहाँ घूम जाएगी, ठीक है। ये आपका लेफ्ट वाला हो गया। बात समझ आ गया कि नहीं, फिर से समझो। फेरल का नियम कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने राइट साइड में तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपनी लेफ्ट साइड में घूम जाती हैं, इसी को फेरल का नियम कहते हैं। क्लियर हो गया। अब ये घूमता क्यों है, ये बात हम लोग समझ चुके हैं, कहां से भैया, कोरियोलिस बल के कारण। कब होता है, कैसे उत्पन्न होता है, कहां ज्यादा कहां कम, ये बात हम लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, ये बात आप लोग को समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है, राइट साइड में और ये लेफ्ट साइड में। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से याद रखना कि आप सर इधर लेफ्ट आपका कैसे हो गया, लेफ्ट का मतलब ऐसे करके खड़े हो जाएंगे तो मेरा हाथ देखो राइट वाला इधर हो गया, लेफ्ट वाला किधर हो गया, इधर हो गया, तो घूमेगा किधर, लेफ्ट साइड में, तो ये देखो लेफ्ट साइड में घुमा दिया इसको, ठीक। चलो, मतलब फेरल का नियम हम लोगों को समझ में आ चुका है। अब हम लोग समझते हैं वायुदाब पेटी। वायुदाब
पेटी, एयर प्रेशर बेल्ट के बारे में। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये है अर्थ और यहां पे है भगवान सूर्य, ये हो गए सूर्य, ये हो गए सूर्य भगवान। अच्छा, इसका मतलब है कि सर ये कर्क रेखा है, ये है मकर रेखा और यहाँ पे ये है विषुवत रेखा, ठीक। अच्छा, तो सर सन की लाइट तो यहाँ ज्यादा पड़ती है, अभी आपने बताया था कि सन इसी के बीच में ऐसे करके इसकी लाइट पड़ती रहती है। अच्छा, तो अभी आपने सर बताया था कि जहां पे सन की लाइट पड़ेगी, चाहे वो स्थल हो चाहे वो वाटर हो, दोनों ही केसेस में वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो गया, एलपी, ठीक। और सर ऊपर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, ऊपर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। तो हमें तो सर अभी तक बात जो है समझ में जो आ रही है कि इस वाले रीजन में लो प्रेशर होगा और इधर हाई प्रेशर होगा, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इसे पुल करने के लिए जाएगा और कुछ इस तरीके से इसका एयर का मूवमेंट होगा। तो क्या सिर्फ यही एक डायरेक्शन, क्या ऐसे दो बेल्ट हमको मिलेंगे, एक ये बेल्ट और एक हमारा यहाँ पे, एक यहाँ हमारा पे, क्या नहीं तीन बेल्ट है हमारे पास? क्या पूरी पृथ्वी में इसी तरीके से हवाएं बस चलती हैं, मतलब ध्रुवों की तरफ से हवाएं इक्वेटर की तरफ आए, क्या बस इसी तरीके से हवाएं पूरी पृथ्वी में चलती हैं? तो आप लोगों के दिमाग में तो अभी यही आ रहा होगा, लेकिन अब आपको अपने दिमाग को थोड़ा सा समझाना है कि देखो भाई, ये बात हो गई गलत। वायुदाब पेटियां हैं, इसमें यहाँ पे लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर, इस तरीके से चीजें हैं। अब उसको आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। देखो इस बात को समझो, ये अर्थ है, ठीक है, ये है इक्वेटर, ये है इक्वेटर 0 डिग्री, इक्वेटर हो गया, ठीक है, 0 डिग्री। इस बात को आप लोग समझ ही पा रहे होंगे, ठीक है। इक्वेटर से ऊपर जाओ, कितना डिग्री, 5 डिग्री, 5 डिग्री, तो नॉर्थ लिखेंगे क्योंकि ऊपर वाले रीजन में हो। और इक्वेटर से नीचे जाओ 5 डिग्री साउथ। यहां पर एक बेल्ट है, एक पेटी है, इस वाली पेटी को हम क्या कहते हैं, इस वाली पेटी को हम क्या कहेंगे, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। क्या बोलेंगे, इसे हम कहेंगे भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। बोलो क्लियर हो गया? पहले तो पेटी सब आपको गिनाता हूं कि कितनी कितनी कहां कहां पे पेटियां, फिर उसका रीजन बताएंगे कि क्यों ऐसा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद दोस्तों ये लो प्रेशर की पेटी है। ये कैसी पेटी है, तो ये लो प्रेशर की, यहां पे मैं एलपी लिख दे रहा हूं, लो प्रेशर। इसके ऊपर क्या होता है, इस तरीके से 1 2 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ के बीच में एक पेटी है, 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ के बीच में एक पेटी है। इसे कहते हैं उपोष्ण, उपोष्ण, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, उपोष्ण उच्च दाब पेटी, उपोष्ण उच्च दाब पेटी, ठीक। ये कैसी है, हाई प्रेशर, कैसी पेटी है ये, हाई प्रेशर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक पेटी आपका यहां पे आ जाता है, ये देखिए एक पेटी यहां पे आ गया, ठीक है। इस वाले को कहते हैं उपध्रुवीय, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, इसका मतलब एलपी हो गया। और ऊपर क्या होता है, यहां पर हाई प्रेशर रहता है, तो इसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं क्या,
इसे कहते हैं ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। उच्च दाब पेटी। अच्छा, जिस तरीके से ऊपर आपने देखा कि 1 2 3 4 हो गया है, उसी तरीके से सेम टू सेम हम नीचे भी बना लेंगे। ठीक है, ये क्या है भैया, 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 डिग्री साउथ से 65 डिग्री साउथ। ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री नॉर्थ से 65 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, इतनी बात बोलो समझ में आ गई कि नहीं? फटाफट पहले इसको बनाओ। देखो कुल कितनी पेटियां हैं, जरा दोस्त गिनो फटाफट। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर, फिर यहाँ पे क्या हुआ लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर और हाई प्रेशर। बोलो बात क्लियर हो गई कि नहीं? ठीक है, तो कुल कितनी पेटियां भैया, वायु दाब की कुल पृथ्वी पर पेटियों की संख्या है 7। नोट कर लो फटाफट, जरा देखो भाई वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि पता चले मैं इधर पढ़ा रहा हूं उधर बच दिक्कत में है सब। चलो जल्दी बनाओ भाई फटाफट इसको, वायु दाब पेटियों को बनाओ अभी, क्योंकि क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कराना है, वीडियो वैसे भी बहुत ज्यादा भाग रहा है। तो कुल पेटियों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो भैया आपसे पूछे कि कुल पृथ्वी पर कितनी वायु दाब पेटियां, तो बताना 7। पृथ्वी पर कुल कितनी पेटियां, 7। क्लियर हो गया? ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। हर पेटी का नाम बता दोगे कि नहीं? ये भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी है, ये उपोष्ण उच्च दाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, और इसके बाद क्या होता है ध्रुवीय ध्रुवीय उच्च दाब पेटी है। बातें क्लियर हो गई? कितने कितने डिग्री पे ये सब आते हैं, इनको अच्छी तरीके से आप लोग देख लेना। ठीक है, अच्छा, अब आपका जो क्वेश्चन है कि सर जो हमें अभी तक समझ में आया था कि वही बात, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में सूर्य चमक रहा है, तो वहां पे चीजें गर्म होंगी तो लो प्रेशर क्रिएट होगा, बाकी दोनों जगह पे क्या होगा हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर लो प्रेशर को भरने के लिए आएगा। हमें बस इतनी बात समझ में आती। अब इतनी ज्यादा पेटियां आप कहां से बना दी? अब आप सर लो प्रेशर हाई प्रेशर बनाए हो तो यहाँ पे पृथ्वी का, इस पे वायु का एक दिशा भी होगा, पवन की एक दिशा भी होगी, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी पर चीजें, अब हाई प्रेशर जो है ये लो प्रेशर के लिए जाएगा, हाई प्रेशर लो प्रेशर के लिए जाएगा, लो प्रेशर हाई प्रेशर को भरने के लिए आएगा, तो ऐसे भी मूवमेंट होगा, यहाँ भी मूवमेंट होगा, अब इसको ये यहाँ पे भरने के लिए आएगा। तो इस तरीके से अलग अलग जो वायु दाब की पेटियां हैं, तो पूरी पृथ्वी में अलग अलग वायु का एक दिशा भी होगा, पवन की एक दिशा भी होगी। ठीक है, अब बात है कि सर इतनी पेटियां बन कैसे गई, इसे समझाओ आप। चलो इसे समझ लो आप पहले। देखो ये पेटी जो है, ये वाली पेटी, इस पर तो भैया मकर रेखा से कर्क रेखा पर सूर्य दक्षिणायन उत्तरायण जा रहा था, तो ये वाला रीजन तो खूब ज्यादा बढ़िया तरीके से गर्मा गया, इसलिए इस रीजन में एक लो प्रेशर क्रिएट हो गया। और ये जो लो प्रेशर क्रिएट हुआ है, यह एकदम इक्वेटर वाले रीजन से 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी कहते हैं। और क्यों ऐसा हुआ, तो ये होता है तापमान के कारण। किसके कारण? तापमान के कारण। कारण याद रखना, पूछता है क्वेश्चन, तापमान के कारण ऐसा हो गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, तापमान के कारण ये हो गया, ये तो बात समझ में आ गई। सर इसके ऊपर यहाँ पे ये हाई प्रेशर कैसे बन गया? इसके ऊपर यह 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ में हाई प्रेशर कैसे बन गया, समझो। आप ये देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाई प्रेशर क्यों बन रहा है, तो यहाँ पे होता क्या है, इसका मैकेनिज्म आप समझो। हाई प्रेशर और लो प्रेशर है, तो यहाँ से हवाएं कुछ इस तरीके से लो प्रेशर को भरने के लिए जाएंगी, लो प्रेशर को भरने के लिए जाएंगी, बिल्कुल। तो आपने ये पढ़ा है कि सर दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं ऐसे करके अगर मैं लेके जाऊंगा तो किधर घूमेगी, अपने लेफ्ट साइड में घूम जाएगी, इधर घूम जाएगी। तो इसका मतलब सर हवाएं कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐसे जाएंगी,
ऐसे। इस बात को समझ रहे हो नहीं, फेरल ने बोला था ना, ठीक है। और यहां से सर जो हाई प्रेशर आप लेके आओगे तो ऐसे करके मैं देखूं तो ये मेरा राइट हैंड होगा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किधर घूमती है, राइट दिशा में घूमती है। तो ये देखो कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक, ऐसे करके होगा। वायु की दिशा याद रख लो, कैसे कैसे मैं बना रहा हूं, ध्यान से देख लो, इस तरीके से इस चीज को देखते रहो, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे ये हाई प्रेशर क्रिएट होने का रीजन हमारा क्या है। लो प्रेशर की बात हमें समझ में आ रही है। तो जब यहां से ये हवाएं यहाँ जाती हैं और यहां से ये हवाएं इधर आ रही हैं, ये दोनों हवाएं इस तरीके से लो प्रेशर जोन में जाने के बाद ऐसे करके ऊपर उठ जा रही हैं। ऐसे करके दोनों तरफ से हवाएं आ रही हैं और ये ऊपर उठ जा रही हैं और ऊपर जाके ठंडा रही हैं। ऐसे करके गई और ऊपर उड़ गई, ऊपर जाके ठंडा गई। और आपको ये पता है कि पृथ्वी रोटेट भी कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है। इसके कारण वो जो ऊपर से ठंडा हुआ है वो हवाएं आगे चल के पृथ्वी के रोटेशन के कारण घूम करके क्या करती हैं, ऐसे करके ऊपर जाएंगी और ऊपर आने के बाद यहां गिरेंगी और यहां गिरेंगी। बात समझ गए कि नहीं? मतलब ऊपर यहां से देखो, ऐसे इधर से आया और ये ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद पृथ्वी घूमी तो ये आके यहां गिर गया और यहां गिर गया, ठीक है। तो इन दोनों को ऊपर जाकर के हवाएं जो ठंडी हो गई, उन दोनों का यहाँ पे आना और यहाँ पे आना, स्ट्राइक करना एक तरीके से, तो इसलिए यहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए यहाँ हाई प्रेशर जोन क्यों क्रिएट हुआ, तो आप बताना कि हवाओं का नीचे उतरना, हवाओं का नीचे उतरना, हवाओं का नीचे उतरना इसका एक प्रमुख कारण है, ठीक है। हवाएं नीचे उतरी इसीलिए यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ। अच्छा, ये बात भी समझ में आ गई। सर यहाँ लो प्रेशर कैसे क्रिएट हो गया, इसे समझाओ। चलो इसको भी आपको बताता हूं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से हवाएं किधर आएंगी, लो प्रेशर की तरफ। तो जरा मुझे बताओ कैसे आएंगी। ये हाई प्रेशर है तो ऐसे करके खड़े हो जाओ, क्योंकि आएगी तो इधर ही से ना, ऐसे। तो ऐसे करके खड़े हो जाओ। दक्षिणी गोलार्ध में किधर घूमेगा, लेफ्ट साइड। दक्षिणी गोलार्ध में किधर घूमेगा, लेफ्ट साइड। घुमा दो, ये देखो ये घुमा दिया, ठीक। अब यहाँ भी हाई प्रेशर है तो सर इधर भागेगा, ऐसे करके भागेगा, भागेगा कि नहीं, ऐसे करके इधर भी जाएगा, जाएगा। अच्छा, तो जब यहां से हाई प्रेशर वाली हवाएं इधर लो प्रेशर की तरफ आएंगी तो वो कैसे आएंगी, तो ऐसे करके खड़े हो जाए तो घूमेगा किधर, लेफ्ट साइड में। तो देखो ये ऐसे करके घूमेगा, ये देखो, समझ गए। तो ये दोनों क्या कर रही हैं, आपस में टकरा जा रही हैं, अभिसरित हो जा रही हैं, एक तरीके से टकरा जा रही हैं। तो इनके टकराव के कारण यहाँ पे क्या हो गया, लो प्रेशर बन गया। समझ पा रहे हो आप, यहाँ पे क्या बन गया, लो प्रेशर बन गया। और उसी तरीके से सेम कॉन्सेप्ट ऊपर भी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तो वही तापमान वाला रीजन है, तापमान। तो रीजन फटाफट मुझे गिना दो कि ये जो जितनी भी बेल्ट हमारे बने हुए हैं इनका रीजन क्या है, बनने का रीजन क्या है, बताओ। ये वाला रीजन क्या हुआ, तापमान के कारण। ये वाला रीजन तापमान के कारण। ये वाला रीजन और ये वाला रीजन क्यों होगा, तो ये बताना कि पृथ्वी पर ये ऊपर गई हवाएं और यहाँ से टकरा, मतलब ऊपर ठंडी हो गई, ठंडी होकर के नीचे उतरी तो इधर उतरी, इसलिए यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया। ये वाली लो प्रेशर क्यों बन गया, सर इधर से हवा आई, इधर से आई, दोनों टकरा गई आपस में, टकराने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे लो प्रेशर बन गया। ये हवाएं क्यों हुई, तापमान के कारण। तो आपको अब ये समझ में आ गया कि पृथ्वी पर जो विभिन्न प्रकार की वायुदाब पेटियां हैं उनका बनने का रीजन क्या है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा चलो, यहां तक बातें हम लोगों को समझ में आ चुकी है। अब क्या समझना है, अब ये समझना है कि जो ये भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी है इसे हम क्या कहते हैं, डोलड्रम कहते हैं, डोलड्रम। डोलड्रम या फिर a reason of calm, a reason of calm भी इसे कहते हैं। इसको भी आप लोग एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, पूछता कभी नहीं है, डोलड्रम ज्यादा पूछता है। डोलड्रम का मतलब एकदम शांत रीजन, हवाएं देखो इधर से आ रही इधर से आ रही है, टकरा के ऊपर चली जा रही है, कोई दिक्कतें नहीं कर रही। बात समझ रहे हो कि नहीं, इनका क्षैतिज मूवमेंट तो हो ही नहीं रहा है, ऊर्ध्वाधर ऐसे करके मूवमेंट हो रहा है,
तो एकदम शांत रीजन होता है, आराम से जहाज वहाज लेके चल जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं, एकदम शांत रीजन है। ठीक, कोई किसी प्रकार की क्षति हवाएं नहीं है, यहाँ पे चलती नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग डोल्ड्रम कहते हैं या फिर अ रीजन ऑफ द काम कहते हैं। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए इस हाई प्रेशर की तरफ, ठीक है, तो इस हाई प्रेशर में 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ और 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ के बीच में, इसे हम लोग अश्व अक्षांश के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अश्व अक्षांश, हार्श लैटिट्यूड। अब बात है कि सर इसे हार्श लैटिट्यूड क्यों कहते हैं, तो इसमें आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी याद रखिएगा। इसमें यह बताया गया कि पहले क्या होता था, नाविकों के द्वारा ऐसी ऐसी नावें बनाई जाती थी जिसपे विभिन्न प्रकार के जो प्रोडक्ट्स होते थे उन्हें उस पे लाद करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस पानी के माध्यम से, वाटर बोट के माध्यम से लेकर के जाते थे। और बेसिकली कोई इंजन का उस तरीके से आविष्कार नहीं हुआ था, तो ज्यादातर जो उनकी नाव का गति होता था वह हवाओं पे डिपेंड होता था कि वो हवा किधर का मार है उसी डायरेक्शन में लेके चल जाएंगे, आसानी होती थी। तो हुआ क्या कि कुछ नाविक जो थे यहाँ पर थे, इस तरीके से धीरे धीरे करते करते वो इस वाले रीजन पहुंच गए, और जब इस वाले रीजन में पहुंचे तो इन्हें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ तो यार हाई प्रेशर और ऊपर की तरफ से हवाएं आ रही है जो दाब लगा रही है उस पानी वाले रीजन पे और इनकी बोट पे, तो इनका बोट जो है वो डगमगाने लगा। समझ पा रहे हो क्या नहीं? यहाँ से ऊपर हवाएं गई थी, अब ये इधर भी गई और इधर भी गई। अब आप ये समझो कि जैसे पानी है, अब पानी में आप बहुत तेजी से क्या कर रहे हो, एयर इस तरीके से एयर उसके ऊपर इसे लगा दो तो बुड़बुड़ाने लगता है कि नहीं, इसका मतलब वहां खलबली मच जाएगा। ठीक है, तो इनको भी समस्याएं होने लगी, डिस्टर्बेंस होने लगा, तो इन्होंने अपने नाव पे क्या रखा था, घोड़ों को रखा था। उन घोड़ों को फटाफट का उतार उतार के फेंक दिया नदी में, भैया तुम लोग जाओ, हमें अपनी जिंदगी प्यारी है, बात समझे। तो इन हार्सेस को जो निकाल निकाल के फटाफट उठा उठा के फेंक दिया, भैया तुम लोग इधर रह जाओ। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, अश्व अक्षांश के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई? इसे हम लोग अश्व अक्षांश क्यों कहते हैं, ये बात आपको क्लियर हो गई? ठीक है, चलो, तो इतनी बात आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाते हैं। डोल्ड्रम आपको समझ में आ गया, भूमध्य रेखीय निम्नदाब पेटी आपको समझ में आ गई, रीजन क्या था ये सभी आपको समझ में आ गया, ध्रुवीय उच्चदाब पेटी, ध्रुवीय निम्नदाब पेटी, उपध्रुवीय पेटी, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, और पूरी पृथ्वी पर किस तरीके से ये हवाएं चलती हैं इसके बारे में भी आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक, चलिए अब कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और इसका बचा हुआ है उसको आपको समझा दें तो ये चीजें हमारी खत्म हो जाएंगी। आइए अब कुछ चीजें और समझ लो। देखो यहाँ पर आप ये जो पूरा पूरा रीजन देख रहे हो, अच्छा यहाँ पर भी उसी तरीके से ये जो नीचे मैंने पवनों को बनाया है तो ऊपर भी रहता है, तो मैंने ऊपर क्या बनाऊं, नीचे दिखा दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो आपको ये वाला रीजन और ये वाला पूरा रीजन दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ हवाएं हैं, कुछ पवने हैं। इन पवनों का बेसिकली कुछ नाम है, इन्हें हम कहते हैं व्यापारिक पवने। क्या? व्यापारिक पवने, या फिर कहते हैं भैया ट्रेड विंड। ट्रेड विंड, व्यापारिक पवने या फिर ट्रेड विंड। समझ में आ गया? कुछ समझ लो इसके बारे में, कुछ नॉलेज ले लो। ट्रेड विंड में आपको ये ट्रेड दिख रहा होगा, ट्रेड। ट्रेड बेसिकली दोस्तों एक जर्मन शब्द है जो कि ट्रैक, जिसका अर्थ होता है ट्रैक। ट्रैक का मतलब होता है एक निश्चित मार्ग, एक निश्चित मार्ग। तो याद रखिएगा, ट्रेड विंड में ट्रेड का मतलब एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है ट्रैक का मतलब एक निश्चित मार्ग। ठीक है, एक निश्चित इनका मार्ग है, एक निश्चित मार्ग है, इन्हें हम व्यापारिक पवनों के नाम से जानते हैं, जो कि कहां पे होंगी, इस हाई प्रेशर और हाई प्रेशर, उपोष्ण हाई प्रेशर जो कि हमारा नादन में होगा और उपोष्ण हाई प्रेशर जो कि हमारा साधन में होगा, उसके बीच में चलने वाली हवाओं को हम क्या कहते हैं, व्यापारिक पवने कहते हैं। इसे हम लोग ट्रैक विंड के नाम से भी जानते हैं। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, इसे हम लोग पूर्वा पवनों के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? पूर्वा पवनों के नाम से।
अब सर पूर्वा पवनों के नाम से क्यों जानते हैं? आप जरा ये देखो कि इस तरीके से हवाएं किधर जा रही हैं, ऐसे करके इधर जा रही हैं, और ऊपर से भी आ रहा है तो इस तरीके से आ रहा है। तो इसका मतलब जैसे अगर यहाँ पे कोई एक महाद्वीप है, यहाँ पे अगर एक कोई महाद्वीप है, तो हवाएं कैसे आ रही हैं? ऐसे करके आ रही हैं या फिर ऐसे करके आ रही हैं। तो इसके किस साइड में टक्कर मारेगी? पूर्व साइड में, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल दिए? पूर्वा पवन बोल दिए। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था कि बताइए व्यापारिक पवनें जो है किसी महाद्वीप के किस साइड में वर्षा करेंगे? तो बताओ किधर टकराएगा? तो पूरब में। तो वर्षा किधर करेगा? तो पूरब। समझ गए? ठीक, चलो अच्छा अगली बात, ये वाला रीजन हमें समझ में आ गया। सर यहाँ पे भी कुछ पवने हैं, इनका नाम बताओ। इन पवनों का नाम बताओ फटाफट। यहाँ पे जो पवने हैं, आप इसे नोट कर रहे हो कि नहीं? आप इसे नोट कर रहे हो कि नहीं? मेरे साथ नोट करते रहना, ठीक है। अब बात आई, ये इसे नोट कर लिया आप लोग, इसे फटाफट नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे दोस्तों, अब ये जो पौने हैं, इन पौनों का नाम है पछुआ पौने। क्या? पछुआ पौने। पछुआ पौने इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो घूम के ऐसे करके आ रही है, ऐसे करके घूम के आ रही है, तो ये किधर जाएगी? पश्चिम दिशा, उसका जो पश्चिमी तट होगा उधर टकराएगी, पश्चिम दिशा की तरफ टकराएगी। बात समझ गए कि नहीं? तो आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा था कि बताइए पछुआ पवनें जो है किस साइड में वर्षा करती है? तो आप बताना किसी भी महाद्वीप के पश्चिम वाले तट पे। पूरब वाले तट पे पछुआ वाला करता है व्यापारिक पवनें, जबकि ये पवनें किधर टक्कर मारेंगी? पश्चिम वाले तट पे मारेंगी। तो इस बात को याद रखना है, ठीक। अच्छा, और सर इसमें क्या याद रखना है? बस आपको इतनी बात याद रखनी है कि इन्हें हम पछुआ पवने कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? पछुआ पवने कहते हैं। और यह किसी महाद्वीप के पश्चिमी वाले तट से टकराती हैं तो वहां बारिश करती हैं, ठीक। अच्छा, अब एक बात और नोट करिए, इसे हम कुछ अलग विशेष रूप से कुछ इसके नाम हैं जिसे मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे इसमें एक नाम है गरजने वाली चालीसा, ठीक है। और इसके बाद वीर पछुआ पवने, प्रचंड पचासा, ठीक है। और इसके बाद चीखता साठा, ठीक है, चीखता साठा, प्रचंड पचासा। इस तरीके से एक इस तरीके से अलग अलग इनका कुछ नाम है, तो इसे भी आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए मैं लिख देता हूँ पछुआ पवनों के कुछ नाम जो है विशेष रूप से, गरजने वाली चालीसा, वीर पछुआ, ठीक है, गरजने वाली चालीसा, चालीसा, वीर पछुआ, वीर पछुआ, ठीक है। और इसके बाद एक कोई साठा है, क्या नाम है? प्रचंड पचासा, चीखता साठा, चीखता साठा, प्रचंड पचासा। ये सब कुछ नाम है विशेष रूप से, इन नामों को आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है भैया? उसके बाद है शीत पवने हैं आपकी, तो इन्हें आपको कुछ याद नहीं करना है, बस इतना याद रखिएगा कि यहाँ पे एक कुछ आपकी विशेष पवने हो जाएंगे जिसे हम लोग ध्रुवीय पवने कहते हैं। तो आप लोग इसे भी थोड़ा बहुत याद रखिएगा, कुछ विशेष रूप से इसमें याद नहीं रखना है। तो ये रहा आपका पूरा जो है पवनों का एक पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। बातें क्लियर हो गई? कौन कौन सी पवने हैं? व्यापारिक पवने हैं, ये व्यापारिक पवने हैं, इन्हें हम ट्रेड विंड के नाम से जानते हैं, इन्हें हम पूर्वा पवने कहते हैं। पश्चिमा पवने कौन सी होती हैं? इस वाले रीजन में जो आती है उसे हम पश्चिमा पवने कहते हैं। ये वाला रीजन क्या हमारा? ये पश्चिमा पवने है। और ये वाला रीजन हमारा क्या है? ये ध्रुवीय पवने हैं। ये क्या है? ध्रुवीय पवने हैं, जो ध्रुवों की तरफ से आती हैं और इस लो प्रेशर बेल्ट पे टकराती हैं, इस लो प्रेशर बेल्ट से टकराती हैं, ठीक है। यहाँ पे इस वाले रीजन पे आएंगी, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? ध्रुवीय पवने कहते हैं। तो ये रहा पूरा पवन, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और उसमें देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस हम लोगों को यहाँ इस पूरे टॉपिक से समझ में आ गए, क्या हम उन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। चलो भैया आ जाओ, हम लोगों ने पूरे टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि कितने बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग भी देखिएगा कि आपसे कुल कितने क्वेश्चन यहाँ से बन जा रहे हैं, और प्लीज हमें कमेंट करके जरूर सजेस्ट करिएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर देने की कोशिश करो। क्वेश्चन में क्या लिखा है? उपोष्ण उच्च दाब किसके कारण बनता है? ये देखो उपोष्ण उच्च दाब किधर है? ये देखो उपोष्ण उच्च दाब तो इसी का नाम है, उपोष्ण उच्च दाब पेटी यही है। अब कह रहा है कि बताइए ये किसके कारण बनता है। तो ऑप्शन देखो, उच्च दाब
ध्रुवीय पवनें, आरोही वायु और अवरोही वायु, आरोही और अवरोही वायु। ठीक, तो भैया करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो ऊपर गई थी यहाँ तक, यहाँ गया, इधर गया और ऊपर गया हवा, और उसके बाद पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये हवा कहाँ गिर गया? टिंग सीधा आके, और ठंडी हवा इधर गिर गई, इधर भी गिरा और इधर भी गिरा। तो इन दोनों जगहों पे वायु क्या हो रही थी? डाउनफॉल हो रही थी, गिर रही थी। ठीक है, तो गिरने का मतलब क्या हो जाएगा? अवरोही हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो अवरोही परिवर्तन के कारण जो है यहाँ पे हाई प्रेशर और यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए। ग्रीष्म संक्रांति के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को देने की कोशिश करो। ठीक, यही क्वेश्चन लिखा हुआ है। ऑप्शन जरा सुनो। सूर्य कर्क रेखा पर होता है, पहली बात। सूर्य मकर रेखा पर होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ये उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन और छोटा दिन कब होगा? 21 जून को जब कर्क रेखा पे सूर्य चमकेगा तो सबसे बड़ा दिन होगा। और ये जो आपको बताया गया है ग्रीष्म संक्रांति, तो ग्रीष्म संक्रांति में क्या होता है? कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, और जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा तो दिन बड़ा रात छोटी हो जाएगी। दिन बड़ा और रात क्या होगा? छोटी हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, और सूर्य कर्क रेखा पर होता है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 1 और 3। इसका मतलब सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। वे नियमित हवाएं जो कि गरजती 40, प्रचंड 50, चीखता 60 के उपनाम से जानी जाती हैं, निम्न में से किस प्रकार की हवाएं हैं? ये देखो भैया, ये सब लिखा था, गरजने वाली 40, वीर पछुआ, चीखता 60, प्रचंड 50, ये सभी की सभी हवाएं पछुआ पवने हैं। और पछुआ पवने कौन सी होती हैं? ये वाली पवने। तो ऑप्शन में कुछ लिखा है क्या? पछुआ लिखा है, मार दो टिक फटाफट। क्या मारोगे? टिक मार दो भैया, काम खत्म हो गया। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है? वायु राशियों को एक दूसरे की विपरीत दिशा में होने वाला प्रवाह क्या कहलाता है? जैसे एक वायु हमारी इधर भाग रही है और एक वायु इधर चल जा रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ठीक है, वायु मान लो यहां से इस तरीके से कोई एक बिंदु है, इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, एक दूसरे से दूर जाना, बिछड़ जाना, उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन देखो, उसे हम लोग कहते हैं अपसरण। अभिसरण का मतलब क्या होता है? पास पास में। अब अपसरण का मतलब क्या होता है? दूर दूर जाओ। ठीक, ये देखो क्वेश्चन पूछा गया है, कब पूछा गया था ये? अच्छा, इसमें ऑप्शन नहीं। ठीक है, बात समझ रहे हो? ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो कि यहीं से आए हैं। ठीक, अगला सुनो। कोरियोलिस बल अर्थात फोर्स उत्पन्न होता है, तो कैसे उत्पन्न होता है? ताप के अंतर से, उच्चावच्ची अवरोध से, वायुदाब के अंतर से, पृथ्वी के घूर्णन से। पृथ्वी के घूर्णन से कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, ये बात मैंने आपको बताई। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है? पछुआ पवनों से साल भर वर्षा इनमें से किस प्रदेश में होता है? सुनो ध्यान से। पछुआ पवनों से साल भर वर्षा इनमें से किस प्रदेश में होता है? क्या क्वेश्चन पूछा है? ऑप्शन देखो और दिमाग लगाओ। पछुआ पवन पहले पकड़ो, ये है सर, यही तो पछुआ पवन है। अब पछुआ पवन की जरा दिशा देखो, आ कैसे रही है? ये देखो, ऐसे करके आ रही है। अब ऐसे करके आएगी, तो जैसे मान लो ये एक महाद्वीप है, तो किधर टक्कर मारेगी? पश्चिम साइड में। पूर्व साइड में थोड़ी मारेगी, ये पश्चिम साइड में मारेगी, ऐसे पश्चिम साइड में मारेगी। तो पश्चिम साइड में मारेगी, तो ऑप्शन में कुछ लिखा है, पश्चिमी यूरोप तुल्य प्रदेशों में क्या होगा? बारिश होगी। किसके कारण? पछुआ पवनों के कारण। क्लियर? ठीक, क्वेश्चन देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा अस्थायी होती है, क्यों? नहीं समझे? फिर से समझो। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा अस्थायी होती है, क्यों? पहला रीजन। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में स्थलों की संख्या कम है। बिल्कुल सही बात है। ये जो हमारा अक्ष है, ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थल कम है, पानी ज्यादा है। इससे क्या होता है कि पछुआ पवन दनदना के चलता है,
और जब दनदना के चलता है ना तो इसीलिए तो इसका नाम पड़ा था गरजने वाली चालीसा, वीर पछुआ, चीखता साठा, प्रचंड पचासा। ये सब नाम इसी तरीके से नाविकों के ऊपर नाम रख दिए गए थे। बात समझ गए? अच्छा, उत्तरी गोलार्धों की तुलना में दक्षिणी गोलार्धों में कोरियोलिस बल अधिक होता है। ये बात बिल्कुल गलत है। कोरियोलिस बल इक्वेटर से ऊपर जाने पर, ध्रुव की तरफ जाने पर बढ़ता है, तो नीचे जाओगे इधर बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ ज्यादा यहाँ कम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, इसका मतलब पहला वाला करेक्ट आंसर है। तो केवल एक देखो क्वेश्चन पूछा है IAS 2011 का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, सोच लो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान कहाँ रिकॉर्ड किया गया? ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ले लिया, आप मुझे बता दो इसका आंसर। अगर आप लोगों को आता है कमेंट करके बताना, मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ इसको। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में आओ। वायु दाब सबसे कम कब होता है? वायु का दाब सबसे कम कब होगा? तो बताओ, शीत ऋतु में, बसंत ऋतु में, शरद ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में? तो ग्रीष्म ऋतु भैया इसका करेक्ट आंसर है। क्या? ग्रीष्म ऋतु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है? मौसम बदलने का क्या कारण होता है? मौसम कैसे बदल जाता है? ऑप्शन सुनो। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना एवं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। अगला क्या है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। पृथ्वी का अपनी धुरी पर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। करेक्ट आंसर बताओ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। आप लोगों की तरफ से क्या इसका आंसर दिया गया था मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन सुनो। डोल ड्रम्स निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? अरे डोल ड्रम याद करो, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ में क्या होता है? डोल ड्रम होता है। ऑप्शन है कहीं पे, जहां भी हो टिक कर लेना। ठीक है, अगला सुनो। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सागरों से ऊपर लगभग 30 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान 2 कटिबंधों में से प्रत्येक हार्स अक्षांश कहलाते हैं। बिल्कुल सही बात। ये वाला कौन सा अक्षांश होता है? हार्स अक्षांश तो होता है। ये वाला कौन सा है? हार्स अक्षांश है ना? ठीक है, 30 से 35 डिग्री के बीच में है। बिल्कुल सही बात है। हार्स अक्षांश निम्न दाब कटिबंध होते हैं। गलत बात बेटा, निम्न दाब कटिबंध नहीं, हाई दाब कटिबंध बोलो, है ना? ठीक है, ठीक। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल एक। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया केवल एक। तो आप लोगों की तरफ से आंसर इसका क्या था बताओ मुझे कमेंट करके जल्दी। ठीक है, चलो अगला क्या है? टैगा वन पाए जाते हैं। क्या बोला? टैगा वन पाए जाते हैं। टैगा टुंड्रा आप क्या आप जानते हो कि नहीं? टैगा और टुंड्रा के बारे में क्या आपको कुछ जानकारी है? टुंड्रा और टैगा, टुंड्रा और टैगा, जो ध्रुवी वाला रीजन होता है ना, तो उसमें एक ध्रुवी वाले रीजन को भी हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। जो ध्रुवी वाला रीजन होता है उसको भी हम लोग क्या करते हैं? 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो उसमें ऊपर वाला जो है टुंड्रा हो जाता है, नीचे वाला हमारा टैगा हो जाता है। ठीक है, तो टुंड्रा और टैगा हो गया। ठीक है, अच्छा तो कह रहा है कि ये कहाँ पे होता है? तो समशीतोष्ण क्षेत्रों में मिलेगा, भूमध्य रेखा में तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ध्रुवी वाले रीजन में होता है। बात समझ गए? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिन क्वेश्चन से एक तरीके से हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे किस प्रकार प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, चीजें समझ में आई होंगी। और अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर मेंशन करें, जिससे हम अगले वीडियो में और इम्प्रूवमेंट के साथ आप सभी के सामने पेश हों। जय हिंद, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।